हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एजुकेशन अचीवर्स। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। जैसा कि हम सभी जानते हैं WB सेट यानी वेस्ट बंगाल स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट आपका होने वाला है 17 दिसंबर 2023 को। तो आज हम लोग लॉजिकल रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं। सारे ही क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे बिकॉज लॉजिकल रीजनिंग आपका एक ऐसा यूनिट है जिसमें अक्सर कॉन्सेप्ट्स रिपीट होते हैं। तो एक एक क्वेश्चन को हम पढ़ने के साथ साथ उसके साथ ही उसका जो कॉन्सेप्ट है उसको भी डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास आप सभी लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है जो भी WB सेट एग्जाम देने वाले हैं। हमेशा की तरह क्लास बाइलिंगुअल रहेगी, हिंदी प्लस इंग्लिश, एंड ईजी से ईजी लैंग्वेज में हम सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। इसके साथ ही आप लोग टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर मैं आपको क्लासेस की फ्री PDF एंड उसके साथ ही जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होती हैं, चाहे वो PhD एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड हो या UGC नेट एग्जाम से रिलेटेड हो या फिर अदर स्टेट लेवल एग्जाम से रिलेटेड हो, मैं वहाँ पर आप लोगों को शेयर करती रहती हूँ। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना ताकि आगे आने वाली हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके, बिकॉज आगे भी हम लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं अपने आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। विच फॉर्म ऑफ योगा एम्फेसाइजेस सेल्फलेस एक्शन एंड ड्यूटी एज अ वे टू अटेन स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट, यानी आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के तरीकों के रूप में निस्वार्थ कार्य और कर्तव्य पर जोर देता है। कौन सा योग देता है? भक्ति योग, कर्म योग, राजयोग या फिर ज्ञान योग? तो देखो, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के तरीकों में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आपको कीवर्ड पहचानना है। यहाँ पर लिखा हुआ है एक्शन, सेल्फलेस एक्शन। एक्शन हमारा किससे रिलेटेड होता है? काम, कर्म, कार्य, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? कार्य, कर्तव्य। तो इस तरीके से आपको कीवर्ड्स पहचानने हैं और उसके बाद आंसर करना है ताकि क्वेश्चन देखते ही आपको आंसर मिल जाए कम से कम टाइम में। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? बिकॉज यहाँ पर कार्य और कर्तव्य की बात हो रही है और कर्म हमारा किससे रिलेटेड होता है? हमारे वर्क, कार्य, कर्तव्य से, इसीलिए आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ क्लस्टर ऑफ प्रीपोजिशंस विद अ स्ट्रक्चर दैट एग्जिबिट्स सम इन्फ्लुएंस इज कॉल्ड, यानी कि प्रीपोजिशन का एक क्लस्टर जो कि एक स्ट्रक्चर्ड वे में अरेंज होता है और जिससे कि हम कोई अनुमान लगाते हैं, उसको आप क्या कहोगे? एक अनुमान कहोगे, आर्ग्यूमेंट कहोगे, एक्सप्लेनेशन या स्पष्टीकरण कहोगे, या फिर एक वैलिड आर्ग्यूमेंट आप उसको कहोगे? तो अगर आपको आर्ग्यूमेंट की डेफिनेशन याद है जो मैंने आपको बताई थी कि आर्ग्यूमेंट होता क्या है, आर्ग्यूमेंट हमारा होता है जिसमें दो या दो से ज़्यादा प्रीपोजिशन होती हैं और एक होता है हमारा कंक्लूजन। जैसे प्रीपोजिशन 1 जिसको हम स्टेटमेंट भी कह सकते हैं, प्रीमाइज भी कह सकते हैं, प्रीपोजिशन 2 एंड उसके बाद कंक्लूजन, ये तीनों आपस में मिलकर बनाते हैं आर्ग्यूमेंट। ठीक है, तो एक स्ट्रक्चर्ड वे में अरेंज है हमारी प्रीपोजिशन 1, प्रीपोजिशन 2 एंड देन कंक्लूजन, और इसी से इन प्रीपोजिशन के बेस पर हम एक कंक्लूजन पर पहुंचते हैं, यानी अनुमान लगाने का ये सही तरीका है और ये तीनों चीज़ें मिलकर हमारी कहलाती हैं आर्ग्यूमेंट। ठीक है, सिर्फ अनुमान हम नहीं कहेंगे क्योंकि इन तीनों चीज़ों को मिलाकर हम अनुमान लगा रहे हैं, तो सिर्फ इन्फ्रेंस नहीं होगा, सिर्फ हम एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं क्योंकि एक्सप्लेन तो हम एक स्टेटमेंट के थ्रू भी कर सकते हैं, तो इस एक्सप्लेनेशन भी नहीं होगा। वैलिडिटी ऑफ आर्ग्यूमेंट हमारी डिसाइड होती है कि कंक्लूजन पूरी तरीके से प्रीमाइसेस को फॉलो कर रहा है या नहीं। अगर कंक्लूजन पूरी तरीके से प्रीमाइसेस को फॉलो कर रहा है तो वो हमारा कहलाता है वैलिड आर्ग्यूमेंट। लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं पूछी गई है, यहाँ पर सिर्फ इतना पूछा गया है कि प्रीपोजिशन का एक क्लस्टर है और वो एक स्ट्रक्चर्ड वे में अरेंज है और उससे हम एक इन्फ्रेंस तक पहुँच रहे हैं, इसीलिए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, एन आर्ग्यूमेंट या फिर एक विवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द कोड्स गिवन बिलो कंटेन्स ओनली द करेक्ट स्टेटमेंट? वेन डायग्राम से रिलेटेड यहाँ पर आपको 4 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, इन चारों को आपको 1 बाय 1 पढ़ना है एंड देन आपको बताना है वेन डायग्राम से रिलेटेड इनमें से कौन सा आंसर सही होगा। आपको खुद से आंसर करना है, सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। पहले आप वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से आंसर कीजिए और उसके बाद देखिए कि मैं क्या आंसर बताती हूँ। फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे, वेन डायग्राम रिप्रेजेंट्स द आर्ग्यूमेंट ग्राफिकली। क्या हमने ये नहीं जाना था वेन डायग्राम में? जब हमने वेन डायग्राम बनाना सीखा था तो उसमें हमने देखा था कि ग्राफ के रूप में ये आर्ग्यूमेंट को शो करता है। जैसे ये लिखा हुआ है ऑल ए आर बी, तो इसको आप कैसे बनाओगे? ऑल ए आर बी। इसी तरीके से तो हमने सीखा था बनाना, तो ये ग्राफ के रूप में शो करता है, ये बिल्कुल सही बात है। वेन डायग्राम कैन इन्हेंस अवर अंडरस्टैंडिंग, अगर हम इस तरीके से डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं तो हमारी अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा इन्हेंस होती है, हम अच्छे से समझ पाते हैं, ईजिली समझ पाते हैं, तो ये आंसर भी सही हो जाएगा।
ए एंड बी जहाँ पर आ रहा है वो होगा आपका सही आंसर, यानी 2 ऑप्शन आपके पास बच रहे हैं। अब देखना है सी आंसर सही होगा या डी। वेन डायग्राम कैन बी कॉल्ड वैलिड और इनवैलिड, क्या हम वेन डायग्राम को वैलिड और इनवैलिड कहते हैं? 4th ऑप्शन देख लेते हैं। वेन डायग्राम इज क्लियर मेथड ऑफ नोटेशन, यानी कि वेन जो डायग्राम है वो अंकन की स्पष्ट विधि है, क्या ये सही होगा? तो देखो यहाँ पर जो वैलिड और इनवैलिड है ये होता है हमारा आर्ग्यूमेंट। वेन डायग्राम वैलिड और इनवैलिड नहीं होता है, बल्कि उसमें हम जो हमारा प्रोपोजिशन होता है उसको एक डायग्राम के रूप में हम शो करते हैं वेन डायग्राम के थ्रू। तो वैलिड और इनवैलिड वाली बात यहाँ पर नहीं होती है, सी कट हो जाएगा और आंसर सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। ओके, और वेन डायग्राम बनाने का तरीका मैंने आपको बताया भी था, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। ओके, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, बी एंड डी, सी हो जाएगा एलिमिनेट। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फिलोसफिकल स्कूल्स रिजेक्ट शब्द यानी कि वर्बल टेस्टिमनी एज अ रिलायबल सोर्स ऑफ नॉलेज, यानी इन चारों में से किस स्कूल ने शब्द जो कि वर्बल टेस्टिमनी भी हम कहते हैं उसको रिलायबल सोर्स ऑफ नॉलेज नहीं माना, उसको रिजेक्ट किया? ये ज़रूर देख लिया कीजिए आप क्वेश्चन में कि नॉट तो नहीं पूछा है, या इनकरेक्ट तो नहीं पूछा है, या फिर नॉट करेक्ट तो नहीं पूछा है। इस स्टेटमेंट को आप ठीक से पढ़ लिया कीजिए, बिकॉज ये जो होते हैं ना ये काफ़ी सारे क्वेश्चंस को हमारे गलत करा देते हैं। तो आप ये देख लिया कीजिए कि करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट पूछा है, या कहीं पर नॉट लिखा हुआ तो नहीं है। इन चीज़ों को आप ध्यान रखना है एग्जाम में। तो यहाँ पर पूछा गया है कि शब्द प्रमाण को कौन सा जो स्कूल है वो रिजेक्ट करता है, न्याय, मीमांसा, चार्वाका या फिर योगा। तो मैंने आपको ट्रिक बताई थी सारे ही स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी की कि आपको किस तरीके से याद रखना है कि कौन सा स्कूल किस प्रमाण को वैलिड मानता है। चार्वाका की अगर बात करें तो मैंने आपको बताया था कि आपको CP से याद रखना है। CP यानी कि चार्वाका फिलॉसफी सिर्फ और सिर्फ परसेप्शन को वैलिड प्रमाण मानती है, और यहाँ पर क्या लिख रहा है शब्द, जबकि हमारा चार्वाका सिर्फ और सिर्फ परसेप्शन या प्रत्यक्ष प्रमाण को वैलिड प्रमाण मानती है। बाकी के ये तीनों ही शब्द प्रमाण को वैलिड प्रमाण मानते हैं, यानी वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज मानते हैं। लेकिन चार्वाका सिर्फ और सिर्फ प्रत्यक्ष रूप से आप जिस चीज़ को देखकर ज्ञान प्राप्त करते हो सिर्फ उसको वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज मानता है। इसलिए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, चार्वाका। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्सेप्टेड इन बुद्धिज्म। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि बुद्धिज्म के द्वारा किस प्रमाण को एक्सेप्ट नहीं किया गया। मैंने आपको बताया था कि ये नॉट ज़रूर देख लिया कीजिए आप कि क्या पूछा गया है, क्योंकि अगर आप नॉट भी अगर इग्नोर कर देंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, और होता है ऐसा। तो बुद्धिज्म में किस किस प्रमाण को वैलिड प्रमाण नहीं माना गया है, तो हम अच्छे से जानते हैं, हमने ट्रिक से याद किया था। क्या ट्रिक थी हमारी? बी वी आप, बीवी आप, यानी कि आप बीवी या फिर बीवी का पीए। चाहे आप बीवी का पीए ऐसे याद रख सकते हो या फिर बीवी आप ऐसे याद रख सकते हो। बी मतलब बुद्धिज्म, वी मतलब वैशेषिका। ये जो दोनों हमारे स्कूल ऑफ फिलॉसफी हैं इन्होंने 2 प्रमाण को वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज माना। ए मतलब अनुमान और पी मतलब परसेप्शन, ठीक है, यानी इन्फ्रेंस, एंड पी मतलब प्रत्यक्ष या फिर परसेप्शन। बुद्धिज्म एंड वैशेषिका ने अनुमान एंड परसेप्शन इन 2 को वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज माना। प्रत्यक्ष कहाँ लिखा हुआ है? ये रहा, और अनुमान कहाँ लिखा हुआ है? ये हमें मिल गया PA। अब बी एंड सी को छोड़कर बाकी जितने भी होंगे वो बुद्धिज्म ने नहीं माने। ADEF कहाँ लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर 2 में लिखा हुआ है ADEF, यानी कि अभ्यास, अर्थपति, अभाव एंड शब्द। अभाव तो हमारा प्रमाण होता ही नहीं है, तो ये तो वैसे ही कट हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर आपका नॉट पूछा था, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 ADE एंड F। ये बुद्धिज्म के द्वारा एक्सेप्टेड प्रमाण नहीं माने गए। आगे देखते हैं, ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं व्याप्ति से रिलेटेड। देखो क्वेश्चन को देखकर सबसे पहले तो कभी भी घबराना मत, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता होता है, लेकिन तब भी ऑप्शंस को पढ़कर आपको वो समझ आ जाता है। क्योंकि NTA आपका क्या करता है, NTA या फिर कोई भी एग्जाम देते हो आप, चाहे आप WB सेट एग्जाम दे रहे हो या फिर कोई स्टेट लेवल एग्जाम दे रहे हो, हर जगह आपकी आजकल क्या हो रहा है, आपके नॉलेज से ज़्यादा आपकी एनालिटिकल थिंकिंग को देखा जाता है। तो आप ठीक से ऑप्शंस को पढ़िए, क्वेश्चंस को देखकर डरना नहीं है, ठीक से प्यार से क्वेश्चन को पढ़ना है और फिर सॉल्व करना है। तो स्टेटमेंट 1 में आपका लिखा हुआ है व्याप्ति, यानी रिलेशन ऑफ यूनिवर्सल कन्कॉमिटेंस एक्सप्रेसेस द रिलेशन बिटवीन 2 इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स ओनली। जो व्याप्ति है हमारा, व्याप्ति का क्या मतलब होता है? एक यूनिवर्सल रिलेशन जिसको आप बदल नहीं सकते, ठीक है।
तो व्याप्ति दो इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स के बीच में रिलेशन बताता है। सेकेंड स्टेटमेंट कहता है व्याप्ति एक्सप्रेसेस द रिलेशन बिटवीन द क्लासेस ऑफ इंडिविजुअल। जो हमारा व्याप्ति है वो इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स के बीच में रिलेशन बताएगा या फिर क्लासेस ऑफ इंडिविजुअल्स यानी इंडिविजुअल्स के वर्ग के बीच में रिलेशन बताता है। इसको आप हिंदी में एक बार पढ़ लीजिए। व्याप्ति केवल दो व्यक्तिगत वस्तुओं के बीच संबंध को बताता है या फिर व्याप्ति व्यक्तियों के वर्गों के बीच संबंध को व्यक्त करता है। इसमें आपको बताना है आंसर सही क्या होगा। तो देखो व्याप्ति हमारा क्या होता है, व्याप्ति होता है हमारा हेतु, हेतु यानी कि रीजन, एंड साध्या, साध्या यानी कि मेजर टर्म। हेतु क्या होता है हमारा मिडिल टर्म और साध्या क्या होता है हमारा मेजर टर्म। इसको भी हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे इस कॉन्सेप्ट को, अगर आपको इसमें कंफ्यूजन रहता है तो हेतु जिसको हम रीजन भी कहते हैं, ये मिडिल टर्म, एंड साध्या यानी मेजर टर्म, इन दोनों के बीच जो रिलेशन होता है उसको हम कहते हैं व्याप्ति। अब एक स्टेटमेंट मैं आपको बताती हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। एक स्टेटमेंट मैं आपको देती हूँ जैसे कि द हिल हैज़ फायर बिकॉज इट हैज़ स्मोक। ये आपके सामने एक स्टेटमेंट है, ये आपने देखा भी होगा स्टेटमेंट काफ़ी बार। तो जो हमारे स्टार्टिंग में होता है ये होता है हमारा माइनर टर्म, जो हमारा बिकॉज के बाद होता है वो होता है हमारा मिडिल टर्म। यहाँ पर स्मोक क्या है आपका मिडिल टर्म, और फायर क्या होता है हमारा मेजर टर्म। फर्स्ट वाला माइनर, बिकॉज से पहले मेजर, और बिकॉज के बाद जो आएगा वो मिडिल टर्म। अब मिडिल टर्म जो होता है वो और उसके साथ मेजर टर्म, इन दोनों के जो बीच का रिलेशन होता है, क्योंकि मिडिल टर्म को हमने अभी देखा, मिडिल टर्म क्या कहलाता है हेतु। तो हमारा जो यहाँ पर स्मोक है वो क्या है हेतु, और फायर क्या है हमारा यहाँ पर साध्या। ओके, फायर है हमारा यहाँ पर साध्या। तो साध्या और हेतु यानी मेजर टर्म और मिडिल टर्म के बीच का रिलेशन कहलाता है हमारा व्याप्ति। अब देखो यहाँ पर फायर क्या है, फायर क्या एक ग्रुप है इंडिविजुअल्स का, या फिर जो स्मोक है ये ग्रुप है इंडिविजुअल्स का, या फिर सिर्फ एक की बात हो रही है, इंडिविजुअल्स ऑब्जेक्ट्स की बात हो रही है, इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट की बात हो रही है यहाँ पर, ना कि ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स की बात हो रही है। तो अब आपको ये हमेशा याद रहना चाहिए कि यहाँ पर क्लासेस ऑफ इंडिविजुअल्स की बात नहीं हो रही है, बल्कि इंडिविजुअल्स ओनली की बात हो रही है। एक है यहाँ पर फायर, एक है यहाँ पर स्मोक, और साध्या और हेतु या फिर मिडिल टर्म और मेजर के टर्म के बीच के रिलेशन को ही हम क्या कहते हैं व्याप्ति। तो व्याप्ति ऑब्जेक्ट्स ओनली के बीच, इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स ओनली के बीच रिलेशन बताता है, ना कि क्लासेस ऑफ इंडिविजुअल्स के बीच। ओके, आई होप आपको अब अच्छे से समझ आ गया होगा। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। हमारा जो स्टेटमेंट 1 है वो तो सही है, लेकिन जो स्टेटमेंट 2 है वो रॉन्ग है। ठीक है, तो देखो जो व्याप्ति होता है वो क्या होता है, द इनवेरिएबल रिलेशन बिटवीन द हेतु एंड द साध्या। हेतु और साध्या के बीच के रिलेशन को हम कहते हैं व्याप्ति। ये पूछा भी जा सकता है आपसे। हेतु कहलाता है हमारा मिडिल टर्म, एंड साध्या कहलाता है हमारा मेजर टर्म। ये भी आप लोग याद रखना। ठीक है, अब जैसा हमने स्टेटमेंट देखा, द हिल हैज़ फायर बिकॉज इट हैज़ स्मोक, यहाँ पर ये है हमारा माइनर टर्म, बिकॉज से पहले हमेशा आएगा मेजर टर्म और बिकॉज के बाद आएगा हमारा मिडिल टर्म, और इन दोनों के बीच को हम कहते हैं व्याप्ति। व्याप्ति का मतलब क्या होता है, व्याप्ति का मतलब होता है ऐसा रिलेशन जिसको आप चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि जहाँ पर फायर होगी वहाँ पर धुआं 100% होगा। ये बात आप मानते हो कि जहाँ पर भी फायर होगी वहाँ धुआं 100% होगा। ठीक है, या फिर जहाँ पर भी स्मोक होगा वहाँ पर फायर होगी। तो ये इन दोनों का रिलेशन कैसा है, इनवेरिएबल रिलेशन है इन दोनों का। जैसे कहते हैं ना कि मेहनत करोगे तो सफलता मिलेगी, तो इस तरीके से जो ना चेंज होने वाला रिलेशन होता है, जो हमेशा एक दूसरे के साथ रहते हैं, वो कहलाता है हमारा व्याप्ति। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आगे देखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टेंसेस डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट इज इनवैलिड। यहाँ पर आपको बताना है डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट इन चारों में से कौन से स्टेटमेंट में इनवैलिड होगा। मैंने आपको डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट से रिलेटेड बहुत डिटेल में समझाया था, तो आपको याद होना चाहिए अगर आपने मेरी क्लास अटेंड की थी तो। व्हेन इट्स प्रीमाइसेस एंड कंक्लूजन आर ऑल फॉल्स, फॉल्स यानी कि जब इसकी प्रीमाइसेस एंड कंक्लूजन दोनों ही फॉल्स हैं। यहाँ पर ये ध्यान रखना, वैलिड नहीं पूछा है, इनवैलिड पूछा है। वैलिडिटी और इनवैलिडिटी का क्या मतलब होता है, मैंने आपको जैसा भी बताया, प्रीमाइस 1, प्रीमाइस 2 एंड कंक्लूजन, ये तीनों मिलकर हमारा आर्ग्यूमेंट बनाते हैं। तो कोई भी डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट जो होगा वो वैलिड कब होगा, जब कंक्लूजन पूरी तरीके से प्रीमाइसेस को फॉलो कर रहा होगा। जो प्रीमाइसेस में कहा जा रहा है वो ही कंक्लूजन अगर फॉलो कर रहा है तो वो होगा हमारा वैलिड आर्ग्यूमेंट। यानी
प्रीमाइसेस अगर ट्रू हैं तो कंक्लूजन भी ट्रू होना चाहिए, प्रीमाइसेस अगर फॉल्स हैं तो कंक्लूजन मस्ट ऑल्सो बी फॉल्स, यानी कंक्लूजन को भी फॉल्स होना चाहिए। तो प्रीमाइसेस को अगर कंक्लूजन पूरी तरीके से फॉलो करता है वो होता है हमारा वैलिड आर्गुमेंट। यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया है, इनवैलिड कौन सा होगा। अब देखो ये लिख रहा है व्हेन इट्स प्रीमाइसेस एंड कंक्लूजन आर ऑल फॉल्स। अगर प्रीमाइसेस फॉल्स हैं और कंक्लूजन भी फॉल्स है तो ये तो हमारा वैलिड हो जाएगा। यहाँ पर पूछा है इनवैलिड तो ये ऑप्शन कट हो जाएगा। सेकंड देखते हैं व्हेन इट्स प्रीमाइसेस एंड कंक्लूजन आर ऑल ट्रू। अगर प्रीमाइसेस भी ट्रू है कंक्लूजन भी ट्रू है तो ये भी हमारा वैलिड हो गया। यहाँ पर पूछा है इनवैलिड तो ये भी कट। थर्ड देखते हैं व्हेन इट्स प्रीमाइसेस आर ट्रू बट कंक्लूजन इज फॉल्स। यहाँ पर प्रीमाइसेस ट्रू हैं लेकिन कंक्लूजन फॉल्स है, ये हो सकता है। फोर्थ वाला देख लेते हैं व्हेन इट्स प्रीमाइसेस आर फॉल्स एंड कंक्लूजन इज ट्रू, यानी प्रीमाइसेस जो है वो फॉल्स हैं लेकिन कंक्लूजन ट्रू है, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो इनवैलिड आर्गुमेंट कौन सा होगा, जिसमें कंक्लूजन फॉलो नहीं कर रहा होगा प्रीमाइसेस को। देखो प्रीमाइसेस तो ट्रू थी, प्रीमाइसेस क्या थी ट्रू, और कंक्लूजन क्या हो गया फॉल्स, यानी कंक्लूजन ने पूरी तरीके से प्रीमाइसेस को फॉलो नहीं किया। इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। ओके, आई होप अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पर ऑप्शन 3 क्यों होगा। अब आगे भी अगर किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए बस इतना याद रखना, वैलिड आर्ग्यूमेंट वो होगा जिसमें कंक्लूजन पूरी तरीके से प्रीमाइसेस को फॉलो करता है। नेक्स्ट देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग प्रमाण्स आर एक्सेप्टेड एज वैलिड बाय द न्यायिकाज। जो हमारी न्याय फिलॉसफी है उसके अकॉर्डिंग कौन कौन से प्रमाण को वैलिड प्रमाण माना गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार रिपीट हो चुका है कि न्याय फिलॉसफी ने किस किस प्रमाण को वैलिड प्रमाण माना। परसेप्शन यानी प्रत्यक्ष प्रमाण, इन्फ्रेंस यानी अनुमान, प्रिजम्पशन, वर्बल टेस्टिमनी यानी शब्द प्रमाण, एंड कंपैरिजन यानी कि उपमान। इनमें से किस किस को वैलिड माना। तो मैंने आपको बताया था कि जो न्याय फिलॉसफी होती है वो 4 प्रमाण को वैलिड मानती है, वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज मानती है, और उसकी मैंने आपको ट्रिक बताई थी PAUS पॉज, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान एंड शब्द। प्रत्यक्ष यानी कि परसेप्शन, अनुमान यानी इन्फ्रेंस, उपमान यानी कि कंपैरिजन, उपमा करना, दो चीज़ों की आपस में तुलना करना, एंड शब्द यानी कि वर्बल टेस्टिमनी। सिर्फ जो सी ऑप्शन है ये यहाँ पर गलत दिया हुआ है, बाकी सारे सही हैं। तो आपका यहाँ पर क्या पूछा गया था, जो एक्सेप्ट किए गए, इसीलिए मैंने कहा था नोट ज़रूर देख लिया कीजिए। यहाँ पर पूछा है किस किस को एक्सेप्टेड प्रमाण माना गया, A, B, D एंड E कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर 3 में। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा A, B, D, E, बिकॉज सिर्फ प्रिजम्पशन जो लिखा हुआ है वो यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा और आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3। देख सकते हो आप, न्याय स्कूल एक्सेप्ट 4 प्रमाण, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान एंड शब्द। इसकी ट्रिक क्या थी हमारी, पॉज। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एंटिटी दैट हैज़ दी पावर टू एक्सप्रेस सम मीनिंग इज टर्म्ड एज इन इंडियन लॉजिक। इंडियन लॉजिक में आपको बताना है एक ऐसी इकाई जिसमें कुछ अर्थ व्यक्त करने की शक्ति होती है, उसे भारतीय तर्क में क्या कहा जाता है। ऐसी एंटिटी जिसमें कि कुछ मीनिंग एक्सप्रेस करने की पावर होती है उसको आप उपमान कहोगे, यानी कि दो चीज़ों का आपस में कंपैरिजन करना, अनुमान यानी कि अंदाज़ा लगाना, शब्द यानी कि वर्बल टेस्टिमनी, प्रत्यक्ष यानी कि परसेप्शन। तो यहाँ पर देखो ध्यान से सुनो, मीनिंग की बात हो रही है, ऐसी एंटिटी जो कि कुछ मीनिंग दे। तो जो हमारे शब्द हैं उन्हीं से तो हमें किसी बात का पता चलता है। मैं जो भी आपको बोल रही हूँ मेरी हर एक बात का मीनिंग है और आप समझ रहे हो उसको। तो हमारा जो मीनिंग वर्ड है वो शब्द प्रमाण से जुड़ा हुआ है, यानी वर्बल टेस्टिमनी से। उपमान में हम दो चीज़ों को आपस में कंपेयर करते हैं, ये नहीं होगा। अनुमान में हम अंदाज़ा लगाते हैं किसी चीज़ के बारे में, जैसे कि काले बादल देखकर बारिश का अंदाज़ा लगाना। प्रत्यक्ष जो आपको सामने से दिखाई दे रहा है प्रत्यक्ष रूप से अपने सेंसेस के थ्रू। तो ये तीनों कट हो जाएंगे और करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 शब्द प्रमाण। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हेतवा भाषा फैलेसी इज इन्वॉल्व इन द आर्गुमेंट। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है, ये क्वेश्चन है आपका इंडियन फैलेसी यानी हेतवा भाषा से। फैलेसी हम किसको कहते हैं, त्रुटि, यानी कि स्टेटमेंट में किसी भी त्रुटि या गलती का होना हमारा कहलाता है फैलेसी, जिसको हम संस्कृत में कहते हैं हेतवा भाषा। अब यहाँ पर आपको दिया गया है साउंड इज एटर्नल बिकॉज इट इज कॉज्ड। ध्वनि शाश्वत है क्योंकि ये उत्पन्न होती है। इसमें कौन सी फैलेसी होगी आपकी, विरुद्ध यानी कॉन्ट्राडिक्टरी मिडिल, सत प्रतिपक्ष होगी, साध्या सामा होगी, या फिर बधिता फैलेसी होगी। तो सबसे पहले याद रखना विरुद्ध फैलेसी का क्या मतलब होता है, जहाँ पर
मिडिल टर्म एंड मेजर टर्म, इन दोनों का रिलेशन हमने अभी समझा, व्याप्ति होता है। अब इस स्टेटमेंट में अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि माइनर, मेजर एंड मिडिल टर्म क्या होगा, तो आपको पता होना चाहिए स्टेटमेंट के स्टार्टिंग में जो होगा वो हमेशा होगा माइनर टर्म, बिकॉज से पहले जो होगा वो होगा मेजर टर्म, और बिकॉज के बाद जो होगा वो होगा हमारा मिडिल टर्म यानी कि कारण। कारण को हम कब लिखेंगे, बिकॉज के बाद, और जो कारण होगा वही हमारा हेतु होता है और वही हमारा कहलाता है मिडिल टर्म। तो यहाँ पर देखो जो मिडिल टर्म और मेजर टर्म है, इन दोनों के बीच के रिलेशन को ही तो हम देखते हैं। तो मेजर टर्म क्या है यहाँ पर, एटर्नल, और मिडिल टर्म क्या है, कॉज्ड। कॉज्ड यानी कि उत्पन्न होना। तो अब आप देखिए कि एटर्नल और कॉज्ड यानी कि जो चीज़ शाश्वत है क्या वो उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि जो चीज़ उत्पन्न होती है उसका अंत भी निश्चित है, लेकिन जो चीज़ शाश्वत है वो तो हमेशा से थी और हमेशा रहेगी। तो उत्पन्न होना और शाश्वत होना ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, एक दूसरे के विरोधी हैं। और जहाँ पर भी दो वर्ड ऐसे होंगे, आपको ऐसे मिलेंगे जो एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट बात कह रहे होंगे, वही होगा आपका विरुद्ध फैलेसी। बिकॉज यहाँ पर जो आपका मिडिल टर्म और मेजर टर्म है वो एक दूसरे के विरोधी हैं, एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। कॉन्ट्राडिक्टरी मिडिल ये लिख रहा है ना, कॉन्ट्राडिक्टरी मिडिल यानी कि विरोध करना एक दूसरे का। तो इसीलिए आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, विरुद्ध फैलेसी, विरुद्ध या फिर कॉन्ट्राडिक्टरी मिडिल टर्म। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रमाण्स आर एक्सेप्टेड बाय द वैशेषिका फिलॉसफी। अभी मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद होगा तो इसका आंसर आप देखते ही कर दोगे। वैशेषिका फिलॉसफी के अकॉर्डिंग किस किस प्रमाण को वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज माना गया, प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान, अर्थपति या फिर अनुपलब्धि। यहाँ पर सारे के सारे प्रमाण के नाम आपके सामने लिखे हुए हैं। ट्रिक क्या थी हमारी, याद करो, बी वी का पीए, यही तो हमने पढ़ा था, बी वी का पीए। बी मतलब बुद्धिज्म, वी मतलब वैशेषिका। किसको मानते हैं ये, प्रत्यक्ष या फिर परसेप्शन, इन्फ्रेंस या फिर अनुमान। तो प्रत्यक्ष और अनुमान, सिर्फ इन दो प्रमाण को वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज मानता है हमारा वैशेषिका फिलॉसफी। ए एंड बी कहीं लिखा हुआ है, बिल्कुल लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर 1 में ही हमें मिल गया। इसीलिए आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ए एंड बी ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन दी तर्कशास्त्र द इंडियन थ्योरी ऑफ लॉजिक व्हाट इज द फैलेसी कॉल्ड वेयर द मिडिल टर्म डजंट एग्जिस्ट इन रियलिटी। यहाँ पर आपसे पूछा गया है तर्कशास्त्र या फिर इंडियन लॉजिक के अकॉर्डिंग जो फैलेसी है, ऐसी फैलेसी जिसमें कि मिडिल टर्म डजंट एग्जिस्ट इन रियलिटी, जिसमें मिडिल टर्म रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता, यानी उस भ्रांति को क्या कहा जाता है जहाँ मध्य पद वास्तविकता में मौजूद नहीं होता, उसको आप क्या कहोगे, अभाव कहोगे, यानी कि कमी का होना, कि रियलिटी में प्रेजेंट नहीं है तो आप उसको अभाव कह दोगे। असिद्ध कहोगे, सव्य भिकारा या विचारा कहोगे, सव्य विचार, या फिर विरुद्ध फैलेसी। तो देखो अभाव तो हमारा फैलेसी का पार्ट नहीं है, क्योंकि हम हेत्वा भाषा में 5 टाइप्स ऑफ फैलेसी पढ़ते हैं जिसमें अभाव नहीं आता है, तो ये कट हो जाएगा। असिद्ध, सव्य विचार एंड विरुद्ध, ये तीनों फैलेसी हमारे हेत्वा भाषा में आती हैं। तो इसमें जो आपका फैलेसी होता है जो कि चीज़ बताता है कि जो सच्चाई में यानी कि सच में वास्तविकता में एग्जिस्ट नहीं करती, जो कि आपने एग्जाम्पल देखा होगा स्काई लोटस वाला। स्काई लोटस वाला आपने एग्जाम्पल काफ़ी बार देखा होगा, यानी स्काई लोटस रियलिटी में मौजूद नहीं मिलेगा आपको, वास्तविकता में नहीं होगा वो। तो जहाँ पर भी ऐसा कोई आपको वर्ड मिलता है, ऐसा मिडिल टर्म मिलता है जो कि एग्जिस्ट नहीं करता है रियलिटी में, वो होगा आपका असिद्ध। असिद्ध यानी जिसको आप प्रूव नहीं कर सकते, जिसको आप सिद्ध नहीं कर सकते। जैसे स्काई लोटस आप सिद्ध नहीं कर सकते कि क्या होता है स्काई लोटस। तो जिस चीज़ को आप सिद्ध नहीं कर सकते, प्रूव नहीं कर सकते, जो कि रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती है, वो कहलाती है आपकी असिद्ध फैलेसी। ओके, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। देखो इसका एक एग्जाम्पल, ये स्काई लोटस वाला ये बार बार रिपीट होता है, तो आपको ध्यान रखना है। जहाँ पर भी स्काई लोटस वाला एग्जाम्पल आपको मिल जाएगा वो आपकी होगी असिद्ध फैलेसी। इसका दूसरा नाम होता है साध्य सामा। तो ये भी आपसे पूछ सकते हैं घुमाने के लिए कि असिद्ध ना लिखकर आपको साध्य सामा दे सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि साध्य सामा फैलेसी जो होती है वो असिद्ध फैलेसी का ही दूसरा नाम है। स्काई लोटस इज प्रेग्नेंट बिकॉज इट इज लोटस लाइक द लोटस ऑफ लैक। आकाश कमल, क्या आकाश कमल नाम की कोई चीज़ होती है? नहीं होती है, इसको हम प्रूव नहीं कर सकते। इसीलिए यहाँ पर जो असिद्ध यानी जिसको हम प्रूव नहीं कर सकते तो वो आ रहा है, इसीलिए ये जो एग्जाम्पल है आपका किससे जुड़ा हुआ है, असिद्ध फैलेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, given below are some characteristics of reasoning, select the code that states a characteristic which is not of deductive reasoning। यहाँ पर आपको बताना है कि डिडक्टिव रीजनिंग की कैरेक्टरिस्टिक क्या नहीं होगी। नॉट ध्यान रखना,
और डिडक्टिव रीजनिंग की बात हो रही है। फर्स्ट ऑप्शन पढ़ते हैं, द कंक्लूजन मस्ट बी बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। क्या हमने ऐसा पढ़ा था कि कंक्लूजन जो है वो ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड होना चाहिए? मैंने आपको अभी बताया था कि कंक्लूजन प्रीमाइस 1, प्रीमाइस 2 एंड कंक्लूजन, कंक्लूजन पूरी तरीके से प्रीमाइसेस को फॉलो कर रहा है तो हमारा डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट जो होगा वो वैलिड होगा। तो कंक्लूजन क्यों होना चाहिए बेस्ड ऑब्जर्वेशन पर, जब हम जानते हैं कि प्रिपोजिशन पर बेस्ड होना चाहिए, प्रिपोजिशन को फॉलो करना चाहिए, तो यही स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। फर्स्ट स्टेटमेंट में ही आपको आंसर मिल गया। बाकी के देख लेते हैं। दी कंक्लूजन शुड बी सपोर्टेड बाय दी प्रीमाइसेस, ये बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर क्या पूछा गया है, नॉट। दी कंक्लूजन मस्ट फॉलो फ्रॉम दी प्रीमाइस, प्रीमाइसेस नेसेसरीली, यानी कि आवश्यक रूप से कंक्लूजन को प्रीमाइसेस को फॉलो करना चाहिए, ये भी सही बात है। दी आर्ग्यूमेंट मे बी वैलिड और इनवैलिड, ये भी हमने पढ़ा था कि आर्ग्यूमेंट या तो वैलिड हो सकता है या इनवैलिड हो सकता है। तीनों ही बातें आर्ग्यूमेंट के बारे में बिल्कुल सही लिखी हुई हैं। सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट वाला जो स्टेटमेंट है वो सही नहीं है। क्यों नहीं है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। कंक्लूजन ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड नहीं होना चाहिए बल्कि प्रीमाइसेस को फॉलो करना चाहिए, तभी हमारा डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट वैलिड आर्ग्यूमेंट कहलाता है। इसीलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, पढ़ते हैं। स्टेटमेंट 1 कहता है, उपमान इज नॉलेज ड्राइव फ्रॉम द कंपैरिजन एंड रफली करेस्पॉन्ड्स टू एनालॉजी। उपमान आप जानते हो, उपमान का क्या मतलब होता है, कंपैरिजन, इसका दूसरा नाम ही होता है कंपैरिजन। तो देखो सही बात है कि उपमान नॉलेज है जो कि हम ड्राइव करते हैं कंपैरिजन के थ्रू, दो चीज़ों में आपस में तुलना करने के थ्रू जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं उसी को हम कहते हैं उपमान। फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगा। वैलिड नॉलेज इज कॉल्ड प्रमा एंड इज डिफाइंड एज द राइट एप्रीहेंशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इसको आप पहले हिंदी में पढ़ लीजिए, उसके बाद आंसर देखिए क्या होगा। उपमान तुलना से प्राप्त ज्ञान है जो मोटे तौर पर सादृश्य से मेल खाता है। एंड दूसरा स्टेटमेंट है, वेद ज्ञान को प्रमा कहा जाता है और इसे किसी वस्तु की सही समझ के रूप में परिभाषित किया जाता है। अब आप बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो देखो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट तो आपका करेक्ट हो जाएगा, कंपैरिजन यानी उपमान। वैलिड नॉलेज इज कॉल्ड प्रमा, ये भी मैं आपको समझा चुकी हूँ कि प्रमा हम कहते हैं वैलिड नॉलेज को, ठीक है। वैलिड नॉलेज को हम क्या कह सकते हैं, प्रमा, ये इसी का दूसरा नाम है। इज डिफाइंड एज द राइट एप्रीहेंशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये करेक्ट हो जाएगा स्टेटमेंट, ये भी करेक्ट हो जाएगा स्टेटमेंट। आंसर सही हो जाएगा। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू, क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट में बिल्कुल सही बात की गई है। तो इसीलिए यहाँ पर आपका दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे और आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी हैज बीन टेकन एज द ऑब्जेक्ट ऑफ निगेटिव कॉग्निशन या फिर नेस्टी बुद्धि। यहाँ पर आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से किस श्रेणी को नकारात्मक अनुभूति या फिर बुद्धि की वस्तु के रूप में लिया जाता है। जो स्यादवाद है उसको आप कहोगे निगेटिव कॉग्निशन, अनुपलब्धि को कहोगे, अपोहा को कहोगे या फिर अभाव को कहोगे। तो देखो निगेटिव कॉग्निशन या फिर नकारात्मक अनुभूति, नकारात्मक अनुभूति हमारी किससे रिलेटेड होती है, जहाँ पर किसी चीज़ की कमी होती है, जहाँ पर किसी चीज़ का अभाव होता है। अपोहा नहीं होगा, अनुपलब्धि नहीं होगी, बल्कि क्या होगा, अभाव, ठीक है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 अभाव। अभाव का क्या मतलब होता है, किसी चीज़ का एग्जिस्ट नहीं करना, नॉन एग्जिस्टेंस, निगेशन, नथिंग और एब्सेंस, पूरी तरीके से एब्सेंस का होना किसी चीज़ का क्या कहलाता है, हमारा अभाव। और यहाँ पर क्या पूछा गया था, निगेटिव कॉग्निशन। इट इज़ द निगेटिव ऑफ भाव, यानी कि भाव का निगेटिव होता है। यहाँ पे लिख रहा है ना अभाव, जिस चीज़ के आगे ए लग जाता है, ए का मतलब होता है निगेटिव यानी कि नो, तो भाव का निगेटिव टर्म होता है अभाव, विच मीन्स बीइंग, बिकमिंग, एग्जिस्टिंग और अपीयरेंस। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हो। यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप ध्यान से पढ़ना। आकांक्षा, योग्यता, सन्निधि एंड तात्पर्य। बहुत बार तो आपसे सिर्फ यही पूछ लिया जाता है कि इन चारों का सीक्वेंस बताइए, तो ये चारों बिल्कुल सीक्वेंस में है, तो इनका सीक्वेंस भी याद रखना, AYST, आकांक्षा, योग्यता, सन्निधि एंड तात्पर्य। अब इनका मतलब आपको बताना है कि क्या होगा। द कॉग्निशन ऑफ कंसिस्टेंसी, द क्लोज प्रॉक्सिमिटी ऑफ द वर्ड्स टू वन अनदर, इट इज़ म्यूचुअल इम्प्लीकेशन और एक्सपेक्टेशन, या फिर वैलिडिटी ऑफ अ सेंटेंस डिपेंड्स ऑन इट्स पर्पस नॉट ऑन इट्स लिटरल मीनिंग। पहले आप इसको हिंदी में पढ़ लीजिए, उसके बाद आंसर कीजिए इसका क्या आंसर होगा। जो कीवर्ड्स हैं आपको वो पहचानने। देखो आकांक्षा का क्या मतलब होता है, आकांक्षा यानी कि किसी से कोई उम्मीद रखना, किसी से कोई अपेक्षा रखना, ठीक है। सन्निधि का क्या मतलब होता है, दो चीज़ें आपस में कितने तरीके से, किस तरीके से निकट हैं,
तात्पर्य का मतलब होता है किसी चीज़ का मतलब क्या है, इस तरीके से आपको कनेक्ट करना है। तो अब देखो कीवर्ड से हम इसको सॉल्व करते हैं। आकांक्षा यानी कि किसी से कोई उम्मीद रखना, एक्सपेक्टेशन रखना। कहाँ लिखा हुआ है एक्सपेक्टेशन? ये लिखा हुआ है। इट इज़ अ म्यूचुअल इम्प्लीकेशन और एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन को हम कहते हैं आकांक्षा। योग्यता, सन्निधि, तात्पर्य। देखो योग्यता का मतलब होता है कंडीशन ऑफ कंसिस्टेंसी, कि कितनी स्थिरता के साथ स्थिर है कोई चीज़, उसको हम कहते हैं योग्यता। कितनी योग्यता। सन्निधि का मतलब होता है दो चीज़ों में आपस में कितनी प्रॉक्सिमिटी है, कितनी एक दूसरे से वो जुड़ी हुई हैं। तो सन्निधि का मतलब कहाँ से आप जोड़ोगे? प्रॉक्सिमिटी से। ठीक है, आगे बचता है हमारा तात्पर्य। तात्पर्य का मतलब होता है किसी चीज़ का मतलब, और परपोर्ट का क्या मतलब होता है? इसका मतलब भी क्या होता है? तात्पर्य। वैलिडिटी ऑफ अ सेंटेंस डिपेंड्स ऑन इट्स पर्पो नॉट ऑन इट्स लिटरल मीनिंग, यानी कि इसके तात्पर्य पर डिपेंड करता है। तो इसीलिए जो तात्पर्य का है इसका भी आपको सीधा सीधा वर्ड दिया हुआ है, तो आप इसको डी को 4 के साथ कनेक्ट कर सकते हो। तो देखो अब क्या होगा इसका आंसर? ए का हो जाएगा 3, फर्स्ट ऑप्शन में ही लिखा हुआ है ए का 3, बी का क्या था हमारा 1, सी का है हमारा 2 एंड डी का क्या हो जाएगा 4। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द फैलेसी हेतवा भाषा प्रोड्यूस्ड इन द कंक्लूजन ड्यू टू द रेपुडिएशन ऑफ साध्य बाय हेतु इज कॉल्ड एज, या फिर इज नोन एज। यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है? देखो द फैलेसी हेतवा भाषा प्रोड्यूस्ड इन द कंक्लूजन ड्यू टू रेपुडिएशन ऑफ साध्य एंड हेतु। साध्य और हेतु इन दोनों के बीच क्या हो रहा है? एक दूसरे को ये खंडित कर रहे हैं, एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं। रेपुडिएशन का मतलब ही क्या होता है? विरोधी होना एक दूसरे का। मैंने आपको बताया था कि आपको चाहे मिडिल टर्म दे दें, मेजर टर्म दे दें या फिर माइनर टर्म दे दें, आपको इनके दूसरे नाम पता होने चाहिए। जो हमारा माइनर टर्म होता है, लिख लेना अपने पास, माइनर टर्म को हम कहते हैं पक्ष। ओके, जो हमारा मिडिल टर्म होता है, मिडिल टर्म को हम कहते हैं हेतु या फिर रीज़न, रीज़न भी लिख लेना। इसके साथ ही जो हमारा मेजर टर्म होता है, मेजर टर्म को हम कहते हैं साध्या। ठीक है, और हेतु और साध्या के रिलेशन अगर एक दूसरे का विरोधी है, उसमें खंडित हो रहा है, खंडन हो रहा है एक दूसरे का, रेपुडिएशन हो रहा है, एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं, तो वो आपका क्या होता है? विरुद्ध फैलेसी। तो यहाँ पर इन्होंने साध्य और हेतु आपको दिया था कंफ्यूज करने के लिए। साध्य और हेतु की जगह आपको मेजर टर्म एंड मिडिल टर्म भी दे सकते हैं। तो ये आपको जो दूसरे नाम है ये ध्यान रखने हैं। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, विरुद्ध फैलेसी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान से पढ़िए, ये भी काफ़ी बार रिपीट हो चुका है। पराविद्या एंड अपराविद्या का दोनों का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। स्टेटमेंट 1 कहता है पराविद्या मीन्स नॉलेज दैट ट्रांसेंड्स ह्यूमन एक्सपीरियंस। जो पराविद्या है वो ह्यूमन के एक्सपीरियंसेस से रिलेटेड होती है। अपराविद्या मीन्स नॉलेज बेस्ड ऑन दी ह्यूमन एक्सपीरियंस, मतलब ट्रांसेंड्स, मतलब ह्यूमन एक्सपीरियंस से परे होती है ये पराविद्या। और जो अपराविद्या होती है वो डायरेक्टली किस पर डिपेंड होती है, किस पर बेस्ड होती है? ह्यूमन एक्सपीरियंसेस पर। इसको भी आप पहले हिंदी में देख लीजिए, हिंदी वालों को भी परेशान नहीं होना है। पराविद्या का अर्थ है वह ज्ञान जो मानवीय अनुभव से परे है। अपराविद्या का अर्थ है मानवीय अनुभव पर आधारित ज्ञान। तो इन दोनों का जो मीनिंग है वो बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। जो आपको पराविद्या होता है ना, वो होता है जो नॉर्मल जो हमारा ज्ञान होता है उससे बढ़कर जो ज्ञान होता है, जैसे खुद को पहचान लेना, जैसे साधु संत होते हैं, ठीक है, या जिनको कुछ अपार ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, तो वो कहलाता है आपका पराविद्या, यानी कि ह्यूमन एक्सपीरियंस से ऊपर उठकर जो नॉलेज होती है, पराविद्या। ठीक है, अपराविद्या किससे रिलेटेड होता है? अपराविद्या हमारे जो ह्यूमन के, हमारे जो खुद के एक्सपीरियंस पर बेस्ड जो हम नॉलेज प्राप्त करते हैं वो होता है हमारा अपराविद्या। दोनों स्टेटमेंट सही हैं, तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1। ओके, इसका एक्सप्लेनेशन आप लोग देख लीजिए। पराविद्या मीन्स हायर लर्निंग और लर्निंग रिलेटेड टू सेल्फ और अल्टीमेट ट्रूथ। जब आपको परलौकिक ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, सत्य ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, उसको आप कहते हो पराविद्या। अपराविद्या का मतलब होता है जो हमारे मानवीय अनुभव पर आधारित ज्ञान होता है, उसको हम कहते हैं अपराविद्या। इससे भी क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम्स ऑफ इंडियन फिलॉसफी आर एंटीथेटिकल टू द वेदास। यानी कि वो कौन से हैं, इनमें से कौन से स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी हैं जो कि वेदों को नहीं मानते या वेदों के विपरीत हैं। एक तरीके से यहाँ पे आपसे आस्तिक और नास्तिक स्कूल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। जो वेदों को नहीं मानते हैं उनके बारे में आपसे पूछा गया है।
पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, बुद्धिज्म होगा, जैनिज्म होगा या फिर चार्वाका होगा। ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। आस्तिक स्कूल एंड नास्तिक स्कूल से रिलेटेड मैंने आप लोगों की एक क्लास ली थी। तो देखो, जो पूर्व मीमांसा होता है और उत्तर मीमांसा होता है, ये दोनों हमारे आस्तिक स्कूल्स में आते हैं। आस्तिक का मतलब ये नहीं है कि जो भगवान को मानता है, बल्कि आस्तिक का मतलब है जो वेदों को मानते हैं, वो हमारे स्कूल्स आते हैं आस्तिक कैटेगरी के अंदर, जो वेदास को मानते हैं। और जो नास्तिक होते हैं वो स्कूल होते हैं जो वेदास को नहीं मानते, जो वेदास के विरोधी होते हैं। ठीक है, तो वेदों के विपरीत पूछा गया था बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड चार्वाका, जिसको हम क्या कहते हैं, नास्तिक स्कूल्स ऑफ फिलोसफी, जो वेदों को नहीं मानते। CDE कहाँ पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर 3 में। तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, CDE, क्योंकि पूर्व मीमांसा एंड उत्तर मीमांसा ये दोनों ही वेदों को मानते हैं, यानी आस्तिक स्कूल्स हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी दी करेक्ट आंसर। अब यहाँ से आप लोग आराम से इसको देख सकते हो। आस्तिक स्कूल को हम कहते हैं ऑर्थोडॉक्स, नास्तिक स्कूल को हम कहते हैं हेट्रोडॉक्स। आस्तिक जो वेदों को मानते हैं, नास्तिक जो वेदों को नहीं मानते। न्याया, योगा, सांख्या, वैशेषिका, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, जिसको हम वेदांता भी कहते हैं, ये सारे के सारे स्कूल्स वेदों को मानते हैं। लेकिन बुद्धिज्म, जैनिज्म, चार्वाका एंड आजीविका, ये चारों स्कूल्स हेट्रोडॉक्स स्कूल्स की कैटेगरी में आते हैं, बिकॉज ये वेदों को नहीं मानते। ओके, आगे देखते हैं। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ एंड मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग इस क्वेश्चन का सही आंसर करोगे। ई का क्या मतलब होता है? यूनिवर्सल निगेटिव प्रीपोजिशन, पर्टिकुलर अफर्मेटिव प्रीपोजिशन, यूनिवर्सल अफर्मेटिव प्रीपोजिशन या फिर पर्टिकुलर निगेटिव प्रीपोजिशन। जिन लोगों ने इस कॉन्सेप्ट को पढ़ा है उनके लिए ये बिल्कुल लड्डू क्वेश्चन है। जिन्होंने नहीं पढ़ा वो भी इस क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करना। हम लोग आगे की क्लास में भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं, तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। और अगर आज का इसका आंसर आ गया, कोई बात नहीं, आप लोग फिर भी इसका आंसर मुझे दे देना कमेंट बॉक्स में। एंड अगर आप लोगों को आज की क्लास थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं जल्द ही। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।